नमस्कार, स्वामीराज लर्निंग्स में आपका स्वागत है। मैं आस्था दुबे आपके लिए आपके जीके टेस्ट के लिए आपका हिस्ट्री का फिर से नया चैप्टर लेके आई हूँ, नया टॉपिक लेके आई हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या खत्म किया था? हमने खत्म किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे की हिस्ट्री जानेंगे, इसके आगे का भारत जानेंगे कि आगे क्या प्राचीन हिस्ट्री में आगे क्या आता है, कौन सा भारत आता है, आगे कौन सा समय आता है, आगे क्या परिवर्तन आता है इंडस वैली के बाद, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने पढ़ा था कि इंडस रिवर, जो सिंधु रिवर के आसपास के जो लोग थे वो इंडोई कहलाए, और इंडोई लोगों ने मिलकर एक समाज बनाया जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सभ्यता हमने पढ़ी, कैसे इनके यहाँ कैसे लोग रहते थे, अलग अलग गाँव पे, अलग अलग साइट्स पे हमें क्या मिला, कैसे लोग थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमने इंडस वैली में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। और अब ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ बच्चों। ज्यादातर जानकार जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इंडस रिवर में, सिंधु रिवर में बाढ़ आने के कारण, फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो बह गई, वो समाप्त हो गई। बाढ़ के कारण, नदी में बाढ़ आने के कारण वो सिविलाइजेशन, वो सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई भी सभ्यता कभी खत्म नहीं होती, कोई भी सभ्यता कभी खत्म नहीं होती, वही सभ्यता आगे बढ़ती जाती है और बढ़ के दूसरा रूप ले लेती है, दूसरा नाम ले लेती है, और एडवांस होती है तो दूसरा नाम ले लेती है, दूसरा रूप ले लेती है और आगे बढ़ती है। तो कोई सभ्यता कभी खत्म नहीं होती। कुछ इतिहासकार, कुछ जानकार ऐसा भी कह रहे हैं। तो क्या सच है, क्या तथ्य है, ये अभी तक कोई जान नहीं पाया, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि आखिर में ये सिविलाइजेशन लुप्त कैसे हुई, गायब कैसे हुई, ये गायब हुई कि नहीं हुई, कि ये आगे बढ़ के दूसरे कल्चर, दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरे उस फॉर्म में आ गई, दूसरे उसमें आ गई, इसका अभी कोई तथ्य नहीं है। कुछ इसके बारे में हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, सिंधु घाटी के सिविलाइजेशन के बाद क्या शुरू हुआ और क्या आया। ठीक है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा शुरू हुआ वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति, कुछ भी कह लीजिए। ये इंडस के बाद आया। जैसे ही हमारा इंडस खत्म हुआ, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई, वैसे ही ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता सामने आई, और ये सभ्यता जो है आगे बढ़ के हमने पढ़ी और जानी। इंडस के बाद ये भारत हमारे सामने आया इस रूप में। ठीक है, वो कैसे खत्म हुआ उसका कोई साक्ष्य नहीं है। हमने फिर से दोहराती हूँ, उसको यही माना जाता है कि बाढ़ आई, कुछ जानकार, कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि बाढ़ आई जिसकी वजह से सब बह गया और सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ और जानकार, कुछ और इतिहास जो है, जो ये कहते हैं कि कोई सभ्यता कभी खत्म नहीं हुई। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि कोई सभ्यता कभी खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के दूसरा रूप ले लेती है, दूसरा रंग ले लेती है, और हमें लगता है कि वो चीज खत्म हो गई, लेकिन वो चीज खत्म कभी नहीं होती, वो बस आगे बढ़ के दूसरे रूप में हमारे सामने आती है। तो ये भी कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना वैदिक सिविलाइजेशन जो इंडस के बाद शुरू हुआ। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं इन्हें वैदिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। बच्चों, इन्हें वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि हमारे वेद से जुड़े हैं, हमारे ग्रंथ से जुड़े हैं, हमारे वेद से जुड़े हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है वैदिक सिविलाइजेशन। क्यों दिया गया इनका नाम वैदिक सिविलाइजेशन? क्योंकि ये हमारे ग्रंथ, हमारे वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमारे कितने वेद हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड, देखो हमारे कितने वेद, ये बांट दिया गया है। पर पहले आप वेदों के बारे में जान लीजिए, कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये
सिविलाइजेशन जो है हमारे वेदों पे आधारित है, जो हमारे वेद में लिखा हुआ है वही ये सिविलाइजेशन है, उसी पे आधारित है। इसलिए हमने इसको वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति का नाम दे दिया है। ठीक है, ये शुरू हुई इंडस के बाद से। किस सन में, किस ईयर में? ये 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी, जो कि ऋग्वेद काल था, और उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ इसके खत्म होने के बाद 1000 से 6000 तक। ठीक है, तो देखिए 600 तक, सॉरी 600 तक। तो अभी ये हम बता रहे हैं ये कैसे बटा, अभी हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, एकदम कहानी जैसा सुनते जाइए आप, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम कहानी समझिए कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं। देखिए पहले तो समझ में आ गया कि वैदिक सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारे वेद से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कहा गया वैदिक सिविलाइजेशन। ये वैदिक काल जो है ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ये कैसे क्या हुआ, उसी उपनिषद से, उसी ग्रंथों से हमें पता चला कि ये वैदिक काल में कैसे था, क्या था। ठीक है, वैदिक काल बट गया 2 कालों में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। कितने कालों में? 2 कालों में बट गया, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ये पूरा वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर तथ्य जो है ऋग्वैदिक काल में ही हमें मिले, ज्यादातर जो सभ्यता है ऋग्वैदिक काल की ही है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। लेकिन ये बटा हुआ है 2 में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक तो हमारा एक काल ही है, एक अलग से ही है, हमारा वेद अलग से, ये ऋग्वेद, ठीक है, तो उस पर ऋग्वैदिक काल बना है। और बाकी जो 3 वेद हैं, टोटल 4 वेद होते हैं ना हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सॉरी हमने सीक्वेंस गलत कर दिया, नंबरिंग गलत कर दी, किस सीक्वेंस में, किस नंबरिंग में? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में तो ऋग्वैदिक काल ही हो गया पूरा पूरा, वो वही सिविलाइजेशन आ गई। और दूसरा जो पार्ट बचा है वो तीनों बाकी वेदों को मिला के बना है, जिसका हमने एक नाम दे दिया है उत्तर वैदिक काल। जो बाकी 3 थे, यजुर, सोमवेद और अथर्ववेद, उसको मिला के हमने एक नाम दे दिया है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है अपना एक अलग है, और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे में जो वैदिक काल बटा है, वो 3 कालों को मिला के है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन तीनों कालों को मिला के जो दूसरा पार्ट है, उसका नाम दे दिया गया उत्तर वैदिक काल। ये कब से कब तक था? ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। और पहला जो ऋग्वैदिक काल आया वो कब से कब तक था? ये 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये था। ठीक है, लेकिन मेजर इसको ऋग्वैदिक काल ही कहा जाता है, क्योंकि ये ऋग्वैदिक से, ऋग्वेद से ही ये ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वैदिक काल का मतलब तो आपको समझ में आ गया। इसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति, वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इसके साथ हम जो भी लिखा हुआ है वो हमारे वेदों में है। अब देखो इसमें कौन आए थे? इसमें जो वैदिक काल में आए थे, एक जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता है, जो इस काल में आए थे। ठीक है, उनको आर्य कहा जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन में जो लोग थे, जो सिंधु नदी के किनारे थे, उनको इंडोई कहा जाता था। तो उसी तरह से ये जो आए थे इन्हें आर्य कहा जाता है। ठीक है, ये जो वैदिक काल में आए थे उन्हें आर्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आए थे? इनके भी अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये दुनिया की अलग अलग जगहों से ये आए थे, और कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ये भारत के ही थे और भारत से ही आए थे। ज्यादातर माना जाता है कि ये मध्य एशिया से ही आए थे, यही ज्यादातर माना जाता है। क्या माना जाता है? कि ये मध्य एशिया से ही आए थे। मैक्स मूलर ने माना है कि ये मध्य एशिया से आए थे। देखिए ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये क्वेश्चन आपका बनता है। मैक्स मूलर ने क्या माना? ये मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती बोलते हैं ये तिब्बत से आए हैं, और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। लेकिन ज्यादातर क्या माना गया? मैक्स मूलर का ही माना गया है कि मध्य एशिया से ही ये आए हैं। ठीक है, इन मैक्स मूलर का माना गया है कि मध्य एशिया से ही आए हैं, और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये भारत के ही थे और भारत से ही आए हैं, कहीं और से नहीं आए। वैसे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है,
और हम लोगों ने ये मान लिया है, ज़्यादातर साक्ष्य इसी के हैं जो मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि ये मध्य एशिया से ये आए थे। ठीक है, उसके बाद ये मध्य एशिया से आके ये कहाँ सीधे बसे जाके, ये सीधे जाके बसे हैं सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में। कहाँ जाके बसे हैं? पंजाब और अफगानिस्तान में। मध्य एशिया से आए हैं और जाके सबसे पहले कहाँ बसे हैं? पंजाब और अफगानिस्तान में। किसकी बात हो रही है? कौन आया है? आर्य। आर्य आए। किस सिविलाइजेशन की बात हो रही है? वैदिक सिविलाइजेशन की, वैदिक काल के बारे में बात हो रही है, वैदिक पीरियड के बारे में बात हो रही है जो इंडस वैली के बाद शुरू हुआ। आर्य आए मध्य एशिया से, जो कि मैक्स मुलर ने कहा है और वही माना जाता है कि मध्य एशिया से आए ये, और सबसे पहले आके बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। कहाँ आके बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी संस्कृत। ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ये संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे? ये संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे, तो ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे उनसे जिन्हें संस्कृत नहीं आती। ये अपने आप को श्रेष्ठ कोटि का समझते थे और जिन्हें संस्कृत नहीं आती है उन्हें निम्न कोटि का ये समझते थे। तो ये क्या करने लगे? ये अपनी भाषा सबको सिखाने लगे जिन्हें नहीं आती थी। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी ये उन्हें अपनी भाषा सिखाने लगे। उनको वो निम्न कोटि का समझते थे क्योंकि उन्हें उनकी भाषा नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी। तो इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, अपनी भाषा सिखाना शुरू कर दिया, संस्कृत सिखाना शुरू कर दिया जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। ठीक है, अब देखो ये जो वैदिक काल है आपका, ये जो आपका वैदिक काल है, हमने क्या पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने क्या पढ़ा था? अर्बन 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 सिविलाइजेशन। उसको हम ज्यादातर अपने आज के टाइम से रिलेट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं क्योंकि उसको अर्बन समझते थे, शहरी शहरी व्यवस्था समझते थे, शहरी चीजें। क्योंकि देखो ज्यादातर हमने पढ़ा था, उनको एहसास होना ज्यादातर चीजें आज के टाइप की थी। आज के टाइप साजो सज्जा करना, इस तरह से श्रृंगार करना, ये सब करना, तो हमने क्या समझा था कि वो अर्बन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है, अर्बन तौर तरीके से रिलेटेड है, शहरी व्यवस्था से रिलेटेड है। और ये जो है, जो हमारा इंडस के बाद जो आया वैदिक का, ये थोड़ा सा रूरल एरिया से रिलेटेड है, रूरल तौर तरीकों से रिलेटेड है, यानी गांव की तरफ की रहन सहन से रिलेटेड है ये ज्यादा, अर्बन से नहीं, इसे रूरल से रिलेटेड माना जाता है। सिविलाइजेशन को गांव से रिलेटेड की सभ्यता ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए इस वैदिक काल का जो तथ्य है, जो प्रमाण है, वो हमें कहाँ से मिलता है? इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, इसलिए हम इसका नाम ऋग्वेदिक काल बोलते हैं। जो कि हमने आपको बता दिया ये ऋग्वेदिक काल क्यों बोला गया है, क्योंकि इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है। और इसे उत्तर वैदिक काल क्यों बोला गया है? अभी मैंने बताया इसे उत्तर वैदिक काल इसलिए बोला गया है क्योंकि इस वैदिक काल की जानकारी हमें 3 वेदों से मिला के मिली है। किन किन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। इन तीनों को मिला के मिली है, इसलिए हमने इसे उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया। और ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें किससे मिलती है? इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए हमने इसे ऋग्वेदिक काल का नाम दे दिया है। इसलिए हमने इसे ऋग्वेद से मिली है, इसलिए हमने इसे ऋग्वेदिक काल बोला है। और इसकी जानकारी हमें तीनों वेद को मिला के मिली है, इसलिए हमने इसको उत्तर वैदिक काल बोल दिया है। अब देखो आगे क्या, अब हम बताते हैं आगे क्या है इस काल में। तो जब वो आर्य आए, उन्होंने अपनी भाषा सिखाना सबको शुरू कर दिया कि कैसे संस्कृत की वो अपने भाषा को श्रेष्ठ मानते थे और कैसे जो संस्कृत नहीं बोलते थे उन्हें निम्न कोटि का मानते थे। तो इसलिए वो आए और अपनी भाषा इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। अब इनकी इकाइयाँ क्या थी? ठीक है, इकाई इनकी क्या थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। देखिए ये हम मेन पॉइंट पे इसलिए आ रहे हैं, अभी हम पूरी हिस्ट्री आपको डिटेल नहीं दे रहे हैं, हम आपको इस लेक्चर में मेन पॉइंट ही बता रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपका क्वेश्चन बनता है जिसपे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम अभी आपको आर्य के बारे में की इकाइयाँ बता रहे हैं। उनकी इकाइयाँ क्या थी? उनकी इकाइयाँ थी
कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आज के टाइम में हमने बांटा है ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिला, इस तरह से शहर, स्टेट, फिर उसके बाद से कंट्री, उसके बाद से कॉन्टिनेंट। जैसे अभी का बटा हुआ है ना, जो हमारी इकाइयां ऐसे चल रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ऐसे करके जो हमारी छोटी से बड़ी इकाइयां चल रही हैं, ठीक है, वैसे इनकी इकाइयां क्या थी, सबसे छोटी इकाइयां थी कुल, इनके कुल थे, ठीक है। फिर कुल से बड़ा क्या था ग्राम, ग्राम था, ग्राम यानी गांव, कुल यानी किस कुल के हैं, किस जगह से हैं, ठीक है, उस टाइप का था कुल। फिर ग्राम, फिर विश्व, विश्व, फिर जन, जन आता था, और जन के बाद आता था सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। देखो सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। कैसे शुरू थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, 5 ऐसे इकाइयां थी इनकी, ठीक है। बाकी आपको पता है वेद कितने होते हैं, हमने बता दिए 4 वेद होते हैं, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे एशियन, सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे स्टार्टिंग का वेद है, इसको सबसे ज्यादा प्राचीन एशियन माना जाता है। अब ऋग्वेद में तुम कितने मंडल, देखो ये जो क्वेश्चन है, कितने मंडल, कितने सूत्र और कितने ये आए, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, पूछे जाते हैं। कितने मंडल थे ऋग्वेद में, कितने सूत्र थे, ठीक है, कितनी, ये सब थे। तो ये आपको क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो वेद कितने होते हैं, 4 पूछा जाता है। कौन सा सबसे एशियंट वेद था, तो आपको बताना पड़ेगा ऋग्वेद, ये भी पूछा जाएगा। ऋग्वेद में क्या क्या इकाइयां थी, उनकी की क्या इकाइयां थी, तो ये भी बताना पड़ेगा, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। वेद कितने थे, 4। कौन सा सबसे एशियन, सबसे पुराना कौन सा है, तो ऋग्वेद, ठीक है। और कितने मंडल थे ऋग्वेद में, 10 मंडल थे। कितने सूत्र थे, तो 1028 सूत्र थे। कितने सूत्र थे, 1028 सूत्र थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे मंडल में कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। तो तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र, जो हम लोग जानते हैं ना, ओम भूर्भुवः, वो गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद में ही आता है तीसरे मंडल पे। तो ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से नंबर के मंडल पे आता है, किस नंबर पे मंडल पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है गायत्री मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या पढ़ाया गया, जो सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, उसमें क्या पढ़ाया गया है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है आपका ऋग्वेद में स्तोत्र आते हैं, जो स्तोत्र होते हैं, और प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं। टोटल कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में, टोटल मंत्र हैं 1580, सॉरी 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र हैं। इसमें से दोहराए हुए मंत्र कितने हैं, मतलब टोटल इतने मंत्र हैं, 10,580 टोटल इतने मंत्र हैं। उसमें से कुछ मंत्र रिपीटेड भी हैं, दोहराए भी हैं। वो कितने हैं, वो टोटल 118 हैं, ठीक है। टोटल है 10,580 मंत्रास, ठीक है। उसमें से रिपीटेड कितने हैं, 118। तो मूल मंत्र कितने बचे, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 10,462 मूल मंत्र हैं, ठीक है। रिपीटेड को हटा दें, जो दोहराए हुए मंत्र हैं उनको हटा दें, तो कितने हैं 10,462। किसकी बात हो रही है, ऋग्वेद की बात हो रही है। फिर से बताते हैं, ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ही है सीधे आपके जो आएंगे, ठीक है। इकाइयां कौन कौन सी थी, इकाइयां थी आर्य की इकाइयां कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ठीक है। सबसे छोटी कुल, सबसे बड़ी राष्ट्र। वेद कितने हैं हमारे, 4 है। ऋग्वेद जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो सबसे एशियन, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। कितने सूत्र हैं, 1028, ठीक है। कितनी रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं हैं, 10,462। यही मतलब मंत्र ही की बात हो रही है, ये जो 10,462 है आपका, यही मूल मंत्र की बात हो रही है, जो मैंने अभी नीचे बताया आपका, ठीक है।
अब देखो तीसरे मंडल में कौन सा आता है, गायत्री मंत्र आता है। तीसरे मंडल में कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र। इस पे भी क्वेश्चन होगा। ऋग्वेद में क्या क्या है, क्या पढ़ाया गया ऋग्वेद में, स्तोत्र और प्रार्थनाएं, ये इनका संचय है। टोटल कितने मंत्र हैं, 10,580। उसमें से रिपीटेड कितने हैं, दोहराए कितने हुए, 118। तो मूल मंत्र कितना हुए, माइनस कर दो, वही जो मैंने ऊपर बताया 10,462, सॉरी 10,462। अब देखो ये है आपका ऋग्वेद का, ठीक है। और एक और चीज में जो बताना भूल गई, आर्य का मतलब भी पूछता है कि आर्य का मतलब क्या है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आर्य आए, इस आर्य वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। इस आर्य वर्ड का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, बड़ा, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप यहाँ लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं यजुर्वेद पे, यानी दूसरा वैदिक काल पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। हम इसके बारे में जो हम आपको बता चुके हैं उतना ही है। अब हम सीधे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेंगे हम वो आपको सीधे बता रहे हैं। यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। क्या मिलता है, यज्ञ, जो हम यज्ञ करवाते हैं उनके नियम, कि कौन सा यज्ञ कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या आहुति पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है, इनके नियम का और विधि विधान का पूरा तरीका दिया हुआ है। किसमें, यजुर्वेद में। किसमें, यजुर्वेद में। जो ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है कि बलिदान कैसे बलिदान भी करना पड़ता है, ये सब भी करना पड़ता है। जो भी आस्था है हमारी, जो भी आस्था है वो सब करनी पड़ती है, इसके भी नियम दिए हुए हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें यज्ञ का और विधि विधान का नियम दिया हुआ है, और बलिदान का भी नियम दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन आता है जिसका आपको आंसर करना होगा कि यजुर्वेद में क्या है, क्या पढ़ाई है। यजुर्वेद की यही पढ़ाई है। इसमें यज्ञों के नियम और नियम कानून बताए गए हैं, यज्ञों के और विधि विधान का संकलन मिलता है, और इसमें बलिदान की विधि भी मिलती है। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, यजुर्वेद य से शुरू होता है, और इसमें क्या मिलता है, इसमें कौन सा नियम मिलता है, यज्ञों के नियम में। यज्ञ भी या से शुरू होता है, देखो दोनों या याद हो जाएगा, कितना इजी है। अब देखो सामवेद में क्या है, साम में का शाब्दिक अर्थ है गान, शाम का, सामवेद। यजुर्वेद के बाद क्या आता है, सामवेद। सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तब अथर्ववेद। तो अब हम आ गए यजुर के बाद सामवेद। तो यजुर्वेद के बाद जो सामवेद है उसमें क्या दिया, शाम का पहले मतलब समझो। शाम का मतलब होता है गान से, ठीक है, गाने से। शाम का मतलब अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक यानी पैदावार कहा गया है, माँ बाप कहा गया है, पेरेंट्स कहा गया है, ठीक है। सामवेद को भारतीय संस्कृति का, भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। संगीत में श्रोत का वर्णन है इसमें, किसमें, सामवेद में संगीत में श्रोत का वर्णन है। अब इसमें से भी देखो, सा से होता है सामवेद, ठीक है, और स से होता है संगीत। तो सामवेद में क्या बताया गया है, भारतीय संगीत का ये श्रोता बताया गया है, और इसमें संगीत श्रोत का वर्णन है। सा याद हो जाएगा। यजुर्वेद में क्या बताया गया, यज्ञ की विधि बताई गई है, यज्ञ की विधि बताई गई है, ठीक है, नियम बताए गए हैं, विधि विधान बताया गया है, और बलिदान की भी विधि बताई गई है, वो भी या सा, ठीक है। अब अथर्ववेद पे आ जाते हैं। अथर्ववेद बनाया है अथर्व ऋषि द्वारा, इसको रचित किया गया है यानी बनाया गया। अथर्ववेद को किसने बनाया है, अथर्व ऋषि थे, उन्होंने बनाया है, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद जो था वो अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो 731 मंत्र इसमें है, 731 मंत्र इसमें है, 731 और 6000 पद है इसमें। इतने मंत्र, इतने पद हैं, और ये किससे रिलेटेड है, ये चिकित्सा, तंत्र, मंत्र
और वशीकरण से रिलेटेड है। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? चिकित्सा यानी उपचार, तंत्र मंत्र से और वशीकरण से, कि वश में करने के लिए वशीकरण से रिलेटेड है। कौन? अथर्ववेद। और इसको किसने रचा है? अथर ऋषि थे, उन्हीं ने रचा है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तो हमने बस कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं बच्चों, ये हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। अभी एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखेंगे जिसको आप कॉपी डाउन भी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो मेन क्वेश्चन होते हैं इन सारे वेदों से। ठीक है, इसको हम शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो और मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए कि मेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या पूछे जाते हैं, चाहे इस एग्जाम में हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। एक ओवरऑल व्यू दे दिया है हमने आपको कि ये वैदिक काल होता क्या है, कैसे शुरू हुआ, इंडस के बाद यहाँ कौन आए, इसमें कितने भागों में बटा हुआ है, किसके ऊपर आधारित है। ठीक है, इसका एक और फैक्ट हम आपको बताते हैं। वैदिक काल जब हुआ था, जब शुरू हुआ था ये काल, तो इसकी कोई लिपि नहीं थी। लिपि मतलब इसको लिखा नहीं गया था, किसी चीज में कोई लिपि नहीं थी इसकी। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है मैम? यही हुआ है बच्चों, इसकी कोई लिपि नहीं थी, इसको लिखा नहीं गया था। उस समय के लोग इतने समझदार थे कि वो क्या करते थे, मुंह से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस चीजों को फैलाते जाते थे, बताते जाते थे। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसे बताया गया। तो ये जो वेद बने हैं, जो ये सब लिखावट है जो आज की डेट में हमें मिलती है, हम जो पढ़ते हैं वेदों को, ये इस दौरान नहीं लिखी थी, वैदिक काल के दौरान नहीं लिखी थी, ये काफी बाद में लिखा गया था। ये ऐसे ही मुंह जवानी चलता आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। तो अब आप समझते होंगे कि जो चीज मुंह जवानी पर चलती आ रही है उसका कितना सच होगा, कितना तथ्य होगा, क्योंकि एक जबान से दूसरी जबान पे गया, मतलब एक आदमी से दूसरी जबान में, तो उससे क्या होता है, ज्ञान का लीकेज होता है। ठीक है, जो मेन चीज है उसका तो थोड़ा थोड़ा लीकेज होगा, वो तो थोड़ी थोड़ी खत्म होगी, उसमें 4 बात और जोड़ के बोली जाएगी या 4 बात घटा के बोली जाएगी। तो इसका भी बहुत ये पुख्ता चीज नहीं है कि यही ऐसा ही हुआ, लेकिन हाँ हम इसको पढ़ के एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीज लगा सकते हैं कि ये चीजें हैं तो ऐसा तो हुआ होगा, है ना। तो ये जो लिपि है काफी बाद में आई, इसको काफी बाद में लिखा गया। ये सारे ये वैदिक काल को, उस समय लिपि नहीं थी इनको लिखने के लिए, ये बस मुंह जवानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा चीज है वेद और बाकी चीजों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। वेद 4 होते हैं, पुराण कितने होते हैं, पुराण 18 होते हैं, और उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं। वेद 4, पुराण 18 और उपनिषद 108 है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण है, कितने उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ क्या है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या है, उसी में से एक उपनिषद है जिसमें से निकला है, मंडल एक उपनिषद है जिसमें से निकला है सत्यमेव जयते, जो हम लोगों ने लिया हुआ है, जो हमारा एंथम के नीचे लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो भी एक उपनिषद में से ही लिया गया हुआ वो चीज वर्ड है, वो सेंटेंस है सत्यमेव जयते। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे सीधे क्वेश्चन ही बनते हैं, सीधे के सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ये जितना भी हमने आपको बताया सीधे क्वेश्चन में आएंगे, इसीलिए हम आपको ज्यादातर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं कि आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आपका ज्यादा समय भी ना जाए और आप सीधे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पढ़ाई करें, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ें, और साथ में आपको जानकारी भी रहे कि ये काल क्या है और इसके बारे में कैसे ये आया और कौन लोग लाए और कैसे ये रचा गया। इस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। मेरे लेक्चर्स बार बार सुनिए, ज़रूर ज़रूर आपको एकदम मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे और क्वेश्चंस जानेंगे क्या क्या बनता है, थोड़ी और जानकारी लेंगे वैदिक काल के बारे में, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।